हम जिगजैग करके ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब मतलब हमारा रूट जिगजैग ना होके एकदम स्ट्रेट रहेगा टुवर्ड्स लंदन। निकल गया है अपने इंडिया का फ्लैग एक बार फिर से। नहीं है भाई, इसमें नहीं है मेंशन मोंटेनिग्रो है, देखो लिखा है ना MNE, शायद MNE है। Podgorica. Yeah. RC registration certificate. India. Yeah. Yes, Indian. Sticker on passport. तुर्की का, यूके का, ये रहा स्पेन का। Here it is. Actually, we have to buy the insurance, so we are going to park our vehicle over there and we will go back. मोंटेनिग्रो और सर्बिया का क्या रिलेशन है ना, कुछ सिमिलर सा है जो कोसोवो और सर्बिया का रिलेशन। बट तुम लोगों ने तो एक लाइन पकड़ ली भाई साहब। एक बंदे ने कमेंट किया है, वहाँ लाइन से देख रहा हूँ कमेंट। उस टाइम में मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट डिलीवर करना चाह रहा था, कोई डेट्स नहीं दे रहा था, कोई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं था। कि बोस्निया में हम लोगों ने अप्लाई किया है US वीजा, बट अगर लग गया ना भाई तो कुछ प्लान्स और भी है। सोचो यहाँ पर नमस्ते के नीचे अगर कुछ और लिखा हो तो कैसा लगेगा। और यहाँ पे फ्लैग भी फिर चेंज होगा। तो प्रॉपर इंडियन मिल नहीं पा रहा अभी तक, हर जगह ढाबे वाला का मतलब एकदम होटल वाला मिल रहा है, ढाबे वाला खिला दो भाई। नो डाउट एक नंबर हो रखी है चाट, एकदम लग रहा है इंडियन टिक्की प्रॉपर। भाई आज एक फॉरेन कंट्री में घर में रुकने वाले हम सोचे सारे चल वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 8th of July और मैं हूं भाई अभी अल्बानिया की कैपिटल तिराना में। लास्ट व्लॉग में हम लोग तिराना थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, लास्ट वीडियो चेकआउट कर लेना नहीं करी है तो। और परसों हम आए थे यहाँ पर और आज वापस से हम लोगों को एक दूसरी कंट्री जाना है जो कि है मोंटेनिग्रो। तो वहाँ पे जाके उसकी कैपिटल में स्टे करना और कल ही हमें वो कंट्री वापस से छोड़नी है, क्योंकि मोंटेनिग्रो बहुत छोटा सा देश है। और वापस से भाई थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो मोंटेनिग्रो का भी कोई ना कोई रिलेशन है सर्बिया के साथ, वो इसी व्लॉग में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अभी जा रहा हूँ भाई मैं लंच करने, उसके बाद ही निकलूंगा, क्योंकि मोंटेनिग्रो आज हमें जाना और वहाँ पर मुझे लगता नहीं है कोई इंडियन रेस्टोरेंट होगा, तो यहाँ पर खा के उसके बाद निकलते हैं। अच्छी हैपनिंग सिटी है यार, काफी क्राउडेड भी रहती है पूरे दिन, बट ये है कि रात को थोड़ा जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है सिटी स्क्वायर होने के बावजूद भी। बट ठीक है, रात को किसको ही घूमना है। सुबह से लेके 10 साढ़े 11 बजे तक मस्त एकदम माहौल बना रहता है पूरी रोड पे। रेस्टोरेंट भी ना यार लगभग 800 मीटर दूर है होटल से, बट फिर भी मैंने कहा चल ही लेते हैं, वरना फिर रास्ते में पछताऊंगा मैं, कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो कल वाले रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे अल्बानिया या फिर आप तिराना कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, जो कि कल दिखाया था मैंने आपको। थोड़ा महंगा है बट ठीक है, इंडियन फूड मिल जाता है। ये रहा भाई इंडियन रेस्टोरेंट। इसकी लोकेशन वैसे आप डालोगे ना तिराना में तो कहीं से भी शो कर देगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे, इतना बड़ा है नहीं तिराना। भाई साहब 40 मिनट लगा दिए पैक करने में, बट कोई दिक्कत नहीं है। अनमोल अभी तक रेडी भी नहीं हुआ था। चलते हैं यार, बिल इसका पता नहीं कितना है, देखा नहीं मैंने। चलो भाई आ गई है गाड़ी भी, बड़ा टाइम लगा दिया इसने। सामान लगाते हैं फटाफट गाड़ी में। भाई साहब इतनी ज़्यादा पतली स्ट्रीट्स है ना यहाँ पे, गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं है, मतलब सामान लगाने के लिए। पीछे ले थोड़ी सी, ठीक है। अब आगे लाके लगा के यहाँ पे सारा सामान सेट। चलो तो ये रहा भाई मोंटेनिग्रो और आज हमें जाना है इसकी कैपिटल जो कि है पोडगोरिका। तो यहाँ तक की लोकेशन देखी जाए ना अगर, तो लगभग टोटल डिस्टेंस जो है वो 160 किलोमीटर्स है, 3 घंटे दिखा रहा है। बट जो बॉर्डर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 140 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि वहाँ से सिटी बहुत नजदीक है। बाकी मोंटेनिग्रो में भी बहुत सारे बीचेस है भाई, बट हम लोग बीचेस के पास स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल टू कैपिटल ट्रैवल करना है और नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसी वजह से पोडगोरिका आज स्टे मार के कल वहाँ से फिर निकल जाएंगे। इस टाइम धूप निकल रखी है, शाम को बढ़िया मौसम हो जाता है। और कल जहाँ हम गए थे डेरूस जो बीच साइड था, वहाँ पर तो और ही बढ़िया मौसम हो रखा था। वहाँ पर मैंने इसीलिए नहीं खाई भाई, क्योंकि बनाने में इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, तो मैं कहा पैक ही करा लेता हूँ, गाड़ी में खा लूंगा। और बिल वहाँ पे नहीं दिखाया था ना भाई, 800 लेक की है बिरयानी, वेज बिरयानी, मतलब इंडियन रुपीज में लगभग 700 रुपये। तो महंगा ही है यार, वैसे फ्यूजन रेस्टोरेंट है ही महंगा। यूरोप एंटर करते ही ना आप देखोगे बहुत छोटी छोटी कंट्रीज पड़ती हैं ईस्टर्न यूरोप में। तो ये हम जिगजैग करके ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि भाई एक लाइन में सारी कंट्रीज कवर की नहीं जा सकती थी। बट अब लगभग सिटीज हम विजिट कर चुके हैं इन वाली कंट्रीज में। तो अब जो हमारा रूट होने वाला है ना वो सीधा जर्मनी की तरफ होगा, मतलब वेस्ट साइड होगा, यूके की तरफ। तो अब सीधी सीधी कंट्रीज हम ट्रैवल करेंगे, जैसे आज मोंटेनिग्रो है, फिर बोस्निया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, चेक रिपब्लिक। तो अब मतलब हमारा रूट जिगजैग ना होके एकदम स्ट्रेट रहेगा टुवर्ड्स लंदन। और अभी तक आपने देखा होगा कि ईरान में भी जब हम ट्रैवल कर रहे थे, टर्की में कर रहे थे, ईस्टर्न यूरोप में कर रहे थे, तो ये सारे के सारे एल्प्स थे वहाँ के। बट
अब जो हमें ज्योग्राफी मिलेगी ना पूरी वेस्टर्न यूरोप में खासकर, वो प्रॉपर प्लेन्स मिलेंगे और मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने मतलब एक कह सकते हो आपकी एक अलग रूप देखा था यूरोप का, और अब जाके हमें एकदम ही अलग रूप दिखने वाला है। मॉन्टेनीग्रो का भाई मैक्सिमम रास्ता ऐसा ही है, पहाड़ी रास्ते बहुत हल्के हल्के, बट ये गाँव और छोटी छोटी सिटीज में से लेके जा रहा है। और अभी भी लगभग बचा है 91 किलोमीटर। ये लोकेशन लगा रखी है सीधा मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल पोर्टोरिको की, ठीक है। तो लगभग बॉर्डर वही होगा अराउंड अभी 70 किलोमीटर के आसपास। बॉर्डर से पहले ये पेट्रोल पंप पड़ता है, मतलब एग्जैक्ट पहले नहीं, लगभग 15-20 किलोमीटर है बॉर्डर यहाँ से। तो फ्यूल अप करवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा बच गई है। कल मैं अपना पूरा वॉलेट खाली कर रहा था भाई, हर कंट्री की इतनी करेंसी निकल रही है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ईरान का कैसे एक्सचेंज कराऊँ, टर्की का कैसे एक्सचेंज कराऊँ। तो अब सारी करेंसी लेके जानी पड़ेगी इंडिया। देखता हूँ किसी को चाहिए होगा तो दे देंगे, क्योंकि कॉइन्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। नहीं तो फिर किसी फॉरेन एक्सचेंज पे अगर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे ईरान की, टर्की की, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। यूरोप में तो फिर भी कहीं कहीं कम है, क्योंकि ज्यादातर हम यूरोज में ही ट्रांजैक्शन या फिर कार्ड वगैरह टैप कर रहे हैं। बट वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो भी निकालते हैं, वो भी नहीं खर्च हो पाती है। तो इसी वजह से जब अब कंट्री से बाहर निकलते वक्त जितना भी कैश बचा होगा सारा का सारा फ्यूल डलवा लेंगे। यही पेट्रोल पंप के पास में ही फ्लैग वेव कर लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 15-20 किलोमीटर रह गया है। और अभी जगह मिले ना मिले हाईवे, तो हमने कहा यहीं पर ही फ्लैग वेव करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। लोकेशन बहुत प्यारी है भाई, ये देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ भाई साहब। और iPhone 14 Pro Max का जूम तो भाई साहब अलग ही है, 9x तक जाता है। बहुत तीखी धूप हो रही है भाई। ला चलो भाई, निकल गया है अपनी इंडिया का फ्लैग एक बार फिर से, एक नए दिन और एक नए देश में। कंट्री नंबर 8 अल्बेनिया। ये जैसे जैसे बॉर्डर के पास पहुंचते जा रहे हैं, छोटी सी लेक है, उसी का एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है। बस पहुंच ही गए बॉर्डर। ये सामने जो घर दिखाई पड़ रहे हैं इन्हीं के आसपास कहीं पे है। ट्रक वालों का है शायद। बहुत छोटा सा लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही टर्मिनल है भाई। और इधर वाले पे शायद ये पासपोर्ट देख रहे हैं, और उसके आगे वाले पे जो मॉन्टेनीग्रो साइड है उस साइड कुछ पूछताछ हो रही है। वैसे लास्ट जितनी भी बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है ना, मैंने सब पे आपको बताया कि कहीं कहीं पर सिर्फ एक टर्मिनल रहता है, वहीं पर ही वो दोनों स्टैंप लगा देते हैं, कहीं कहीं पर 2 टर्मिनल्स रहते हैं। बट अगर 2 टर्मिनल की भी कंडीशन में ना, जहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं जिस कंट्री से, उस कंट्री में वो लोग कुछ नहीं पूछते, पासपोर्ट देखते हैं, बस जाने देते हैं। इंश्योरेंस भी नहीं देखते। बट जिस कंट्री में हम एंट्री लेते हैं ना, वहाँ पर होती है पूछताछ। और इंश्योरेंस में भी ये नहीं पता मॉन्टेनीग्रो मतलब है वहाँ पे मेंशन की नहीं है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा अगर उसके अंदर मेंशन नहीं हुआ तो। नहीं है भाई, इसमें नहीं है मेंशन मॉन्टेनीग्रो। देखो लिखा है ना MNE, शायद MNE है, एग्जैक्ट मतलब कंफर्म नहीं है मुझे। लेट्स सी। वी वर इन तिराना। यस या पोर्टोरिको या Yes, this. अभी मांग लेना। सॉरी, No, nothing. Just luggage. Okay, thank Bye, you. bye. चलो जी, हो गया यहाँ से। बट पता नहीं यहाँ पे स्टैंप लगाई है कि नहीं लगाई। मॉन्टेनीग्रो साइड तो भाई बढ़िया लाइन लग रखी है, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है शायद इस वजह से, या फिर किसी एक गाड़ी वाले की वजह से रुका हुआ है, पता नहीं, पता चलेगा यार चल गई। इंश्योरेंस है नहीं हमारे पास, तो फिर लेना ही पड़ेगा जाके, अगर वो बोलेंगे तो। अभी तक सिर्फ एक कंट्री में हमें छोड़ा है, सर्बिया में, जहाँ पर मतलब वहाँ सर्बियन था ना, सर्बिया और अल्बेनिया दोनों। मतलब सर्बिया में वैलिड नहीं था, बट फिर भी उन्होंने मांगा ही नहीं हमसे कि दिखाओ, ठीक है। तो क्या पता यहाँ पर छोड़ दे। मॉन्टेनीग्रो है तो बहुत छोटी सी कंट्री, बट क्या पता मांग ले। ये देखो भाई, बॉर्डर पे फ्री वाईफाई मिल रहा है, बताओ। और अभी एक बार चेक करना पड़ेगा मॉन्टेनीग्रो है ना। मॉन्टेनीग्रो वो जो हमने यूरोप वाला प्लान लिया था पूरा सिम का, तो मॉन्टेनीग्रो उसमें है प्लान में। 39 कंट्रीज टोटल मिली थी उसमें हम लोगों को, $100 में, मतलब $8 में 8,500 रुपये के आसपास, लगभग 50 GB डेटा मिला था। तो अब मॉन्टेनीग्रो में तो नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद बोस्निया भी है शायद, देखना पड़ेगा एक बार कौन सी, क्योंकि उसके बाद जो कंट्रीज है ना बोस्निया के बाद, क्रोएशिया से, वो लगभग सारी कंट्रीज कवर करता है जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है। बस आ ही गया अपना नंबर, लेट्स सी। जो भाई कहाँ ले जाता है आगे? पूरे गाड़ी का कार, RC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंडिया या Yes, Indian. इंश्योरेंस, This one. लो भाई, लिया है बट नहीं उसमें। वीजा Yes, yes, on passport, Schengen visa, yes. Schengen visa, sticker on passport. Spain, from Spain. No, not Turkey. There is a. Let me show you. Give me the passport. Let me show you. ये है तुर्की का, ये है UK का, ये रहा स्पेन का। Here it is. इंश्योरेंस मांगा था, मैंने दिखाया, मतलब दिया, बट उन्होंने फिर लिया ही नहीं। अब पता नहीं क्या यहाँ पे भी काम बन जाए।
No, Mahindra, Mahindra, Indian brand. Insurance? है तो है नहीं इसमें नाम मोंटेनिग्रो का, बट फिर भी दे दिया है. Not valid? Okay. How much? 1.5? Okay. नहीं 150. Okay, fine. इंश्योरेंस देना पड़ेगा, राइट? Yeah. No, nothing. Actually, we have to buy the insurance, so we are going to park our vehicle over there and we will go back. यहाँ पे पार्क करनी है, पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है. यहाँ पे पार्क करके फिर जाके इंश्योरेंस लाके दिखाना है उनको पहले, उसके बाद वो लोग देंगे वापसी पासपोर्ट. इधर भीड़ देखो भाई, अल्बेनिया जाने वालों की खतरनाक. भाई साहब कितना लंबा जाम है पीछे तक, और बॉर्डर वहाँ है पीछे. गया अनमोल इंश्योरेंस लेने. मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ क्योंकि गाड़ी की कोई पार्किंग नहीं है. सच ही मेन रोड पे खड़ी कर दी. मैं कहा कहीं कोई आए, हमारी गाड़ी ऐसी बॉर्डर पे लावारिस की तरह पड़ी रही. इससे अच्छा है कि मैं ही बैठ जाता हूँ. तो वैसे तो भाई मोंटेनिग्रो में एंटर कर चुके हैं, ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं. ठीक है, बस अभी पासपोर्ट लेना है. पीछे जाकर पासपोर्ट हमें तब मिलेगा जब हम उन्हें इंश्योरेंस दिखाएंगे, मोंटेनिग्रो का स्पेशली. इंश्योरेंस का प्राइस शायद से 15 यूरो है. वो 15 बोल रहा था, शायद 15 था, वो जाके पता चलेगा. बट मोस्ट प्रोबेबली 15 यूरो है, मतलब 1500 रुपए के आसपास. तो ठीक है, अगर पहली कंट्री से कंपेयर किया जाए तो ठीक है भाई. वैसे तो महंगा है ऑब्वियसली, क्योंकि 1500 रुपए में आपको एक दिन का इंश्योरेंस, वैसे 15 दिन का है वो टूरिस्ट के लिए क्योंकि बाहर की गाड़ी है, बट वैसे देखा जाए तो महंगा है. वैसे तो हमारी मोंटेनिग्रो में चलनी चाहिए सिम, बट अभी बॉर्डर के पास है तो इसी वजह से बिल्कुल भी नेटवर्क शो नहीं कर रहा है. तो होपफुली थोड़ा सा दूर जाने पे करने लग जाए. बाहर चल के वहीं खड़ा होता हूँ छाव में. बाय द वे, मैंने मॉर्निंग में आपको एक चीज बताई थी कि मोंटेनिग्रो और सर्बिया का भी एक रिलेशन है, और वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा. तो मैं बताना भूल गया, तो अभी बता देता हूँ भाई. मोंटेनिग्रो और सर्बिया का क्या रिलेशन है ना, कुछ सिमिलर सा है जो कोसोवो और सर्बिया का रिलेशन है. मतलब आपको पता है कि एक पूरी कंट्री हुआ करती थी सर्बिया, जिसमें से कोसोवो अलग हुआ था यूनिलेटरली, मतलब अपना डिसाइड करके कि भाई हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमें अपने अलग गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपने अलग डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए. तो सेम वैसे ही भाई मोंटेनिग्रो ने भी बोला कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत साल हो गए इस बात को वैसे. और हाँ, मैंने जो लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में पूरी चीजें बताई थी ना, उसमें मैंने गलती से 2008 के बाद अभी से लेके सिर्फ 5 साल बोल दिया था. तो भाई थोड़ा सा समझ जाया करो यार भावना को. मुझे ही पता है, इतनी कैलकुलेशन आती है मुझे कि 2008 से लेके 2023 में अभी हम तो हो गए वो 13-14 साल 15 साल. बट तुम लोगों ने तो एक लाइन पकड़ ली भाई साहब. एक बंदे ने कमेंट किया है, वहां लाइन से देख रहा हूँ कमेंट्स, 5-6 साल क्या होता है 5. भाई गलती हो जाती है कभी कभी फ्लो में. उस टाइम में मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट डिलीवर करना चाह रहा था, कोई डेट्स नहीं दे रहा था, कोई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं था वो. तो ठीक है, चलो लेट इट भी करते हैं. तो सेम वैसे ही मोंटेनिग्रो को भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी. पहले मोंटेनिग्रो भी सर्बिया का ही पार्ट हुआ करता था. मैप खोल के भी आपको एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ, इंटरनेट अगर चलता है, अगर मैप खुलता है तो. बट डिफरेंस क्या है कोसोवो और मोंटेनिग्रो में, क्योंकि दोनों ही सर्बिया से अलग हुए हैं, वो भी आपको बताता हूं. और मैंने बताया था आपको कि कोसोवो ने जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, या यूनिलेटरी वो डिवाइड हो गया था या फिर अलग हो गया था सर्बिया से, 2008 में हुआ. बट मोंटेनिग्रो से 2 साल पहले ही अलग हो गया था, 2006 में. मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले ये तीनों देश, मतलब सर्बिया, मोंटेनिग्रो और कोसोवो, तीनों देश एक ही कंट्री हुआ करते थे, और पूरे उसको होल को सर्बिया माना जाता है. अब आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो सर्बिया के नीचे जो कोसोवो पड़ता है, इसमें ये डॉटेड लाइंस है. तो ये इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो अभी आपको मैंने बताया. बट मोंटेनिग्रो का देखा जाए ना, तो ये थिक लाइन है, जैसे कि नॉर्मल कंट्रीज के बीच में होती है. तो मोंटेनिग्रो प्रॉपर अब सेपरेट हो चुका है सर्बिया से, कोई इशू नहीं है. बट कोसोवो का अभी भी कुछ ना कुछ लेना देना है सर्बिया, तो इसी वजह से ये डॉटेड लाइन है. बट इन टोटल अगर आप ये दोनों लाइन हटा दोगे ना, मोंटेनिग्रो की सर्बिया के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, और जो कोसोवो सर्बिया के साथ शेयर कर रहा है, तो देखो पूरा जो कंट्री का मैप हुआ करता था 2006 से पहले, वो कितनी बड़ी कंट्री थी भाई सर्बिया. अब रिकॉग्निशन की बात की जाए तो इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है कोसोवो को, बट मोंटेनिग्रो के साथ ऐसा नहीं है भाई. फुल रिकॉग्निशन है मोंटेनिग्रो को, क्योंकि मोंटेनिग्रो बहुत पहले भी अलग हो गया था. और उनके क्या रीजन है, एकदम पॉलिटिकल रीजन क्या है, क्या इनकी ज्योग्राफी है, या जो भी इनके रीजन थे अलग होने के, वो मेरे को इतनी डिटेल में नहीं पता भाई. बस ये पता है मुझे कि मोंटेनिग्रो के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी देश की. और रशिया भी कंसिडर करता है मोंटेनिग्रो को एज अ सेपरेट कंट्री. और जैसा कि अभी भी कोसोवो और सर्बिया के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. अभी मतलब अभी अल्बेनिया में मैं एक बंदे से मिला था, तो उसने भी बताया मेरे को कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 हफ्ते पहले ही जो सर्बियन आर्मी थी, उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया है कोसोवो के रेजिडेंट्स को. तो ऐसे करके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. और मोंटेनिग्रो के साथ ऐसा कुछ नहीं है भाई. सर्बिया ने एकदम उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया है कि आप जाओ, रहो, अपना कमाओ खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है आपका. बट कोसोवो को अभी भी कहीं ना कहीं वो परेशान करता रहता है. जो भी है भाई, मैं नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, कहीं भाई पकड़ लो फिर से और कुछ सुनाना शुरू हो जाओ कमेंट सेक्शन में. तो यही भाई कुछ फैक्ट्स हैं. मोंटेनिग्रो भी एक टाइम पे अलग हुआ था सर्बिया से, एक टाइम पे पार्ट था, बट अब हैप्पीली अपना अलग कंट्री है, अच्छे से कर रहा है जो कर रहा है. और बाद में बता दूं भाई, मोंटेनिग्रो बहुत सुंदर जगह है. मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आए थे कि मोंटेनिग्रो जा रहे हो अगर तो अच्छे से रुकना, वहाँ पे बहुत सुंदर है, मजा आएगा, अच्छा लगेगा. फिर मैंने जाके इंटरनेट पे वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस और वहाँ की सड़कें और सब कुछ देखा ना भाई, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे. बट हम लोगों का स्टे सिर्फ और सिर्फ आज के दिन है मोंटेनिग्रो में, क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे अपनी अगली कंट्री
बोस्निया में। बाहर ही चल के खड़े होते हैं भाई, बड़ी गर्मी। ओए होए, बाहर तो बढ़िया हवा चल रही है, वैसे धूप है बट हवा सही चल रही है। और वैसे आपको बता दूं, मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बोस्निया में हम लोगों का 4 से 5 दिन का स्टे होने वाला है, और उसका रीज़न नहीं बताया था मैंने कहा था बताऊंगा टाइम आने पे। तो भाई उसका रीज़न ये है कि बोस्निया में हम लोगों ने अप्लाई किया है यूएस वीज़ा, क्योंकि यूएस वीज़ा की जो डेट मिलती है ना, अपॉइंटमेंट डेट, वो इतनी ईजिली नहीं मिलती है। मतलब इंडिया में तो भाई 1 साल की डेट चल रही है, और किस्मत वाले हो अगर आप, या फिर किसी ने आपके आगे बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं तो आपको मिल सकती है थोड़ा जल्दी, बट बहुत लंबी अपॉइंटमेंट डेट चलती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अप्लाई कर रखा था भाई, 6-6, 7-7 महीने तक उनकी अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं मिलती। तो हम लोगों ने फिर यही सर्च किया कि अगर यूरोप से मिल जाए तो लेट्स सी, तो अगर यूरोप से मिल जाए तो भाई वहीं से ही यूएस वीज़ा ले लेंगे, और यूएस वीज़ा लगता भी भाई 10 साल की वैलिडिटी के लिए है, तो अच्छा मौका था भाई हमारे पास। और इतना ईजी भी नहीं होता, बहुत कम % चांसेस होते हैं कि आपको यूएस वीज़ा मिलेगा। बट फिर हमने सोचा कि हमारा ऑलरेडी इतना अच्छा प्लान है, हम लोग इतना अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं, और लंदन तक की हमारी आइटनरी एकदम फिक्स है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्यों ना एक बार चांस लिया जाए यूएस वीज़ा अप्लाई करके भी। तो इसी वजह से भाई हम लोगों ने बोस्निया से अप्लाई कर दिया है। 10 तारीख की अपॉइंटमेंट डेट अनमोल की है, 13 तारीख की अपॉइंटमेंट डेट मेरी है। वहाँ पे 3 दिन का कुछ भी नहीं है वैसे बोस्निया में, 1 दिन ही रुकना था हम लोगों को, बट नॉन शेंगन कंट्री है तो हमने सोचा भाई रुक जाएंगे। और यही रीज़न है भाई टर्की से जल्दी भागने का, क्योंकि टर्की में हम लोग स्टे करके अपने दिन वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हमारे पास वैलिडिटी है, बट हमें 4 से 5 दिन का स्लॉट जो है ना, वो यूएस वीज़ा के लिए चाहिए बोस्निया में। तो ये सारे रीजंस थे जो पीछे खिचड़ी पकड़ी थी ना सारी, तो हमने सोचा था कि वैसे आपको तभी बताया जाएगा, बट हमने सोचा क्या फालतू में सस्पेंस क्रिएट किया जाए, लगे ना लगे हमें खुद नहीं पता, तो साथ साथ ही चलते हैं। जैसे जैसे चल रहा है ना वैसे वैसे आपको बता दिया भाई, अप्लाई किया, लग जाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, नहीं लगेगा तो भी पता चल जाएगा। बट अगर लग गया ना भाई तो कुछ प्लान्स और भी हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो तो सस्पेंस रखना भाई, क्योंकि ट्रिप के एंड होते होते वो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लान है हमारा। अगर लग गया तो, अगर नहीं लगता है तो वापसी हम लोग इंडिया जाएंगे ऑब्वियसली। थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया होगा आपको जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बट अगर वीज़ा लग गया हमारे यूएस का तो कुछ आगे सोचा है इसी ट्रिप के बाद, मतलब इंडिया वापस नहीं जाना, लंदन से ही हम कुछ और प्लान करेंगे, देखते हैं। बहुत लंबी लाइन है भाई, इसके पीछे भी लगी हुई है लाइन, और देख रहे हो इतनी गाड़ियाँ, और ये सारी की सारी अल्बेनिया में एंटर कर रही हैं मॉन्टेनीग्रो से। चलो एक और हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, जो मैं बता रहा था। सोचो यहाँ पर नमस्ते के नीचे अगर कुछ और लिखा हो तो कैसा लगेगा। ये वाली ट्रिप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे करना है नहीं करना, बट उसके लिए हमें वीज़ा चाहिए, तो लेट्स वेट फॉर वीज़ा। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, लगता है कि नहीं लगता है। और यहाँ पे ये फ्लैग भी फिर चेंज होगा। चलो भाई आगे मिल गया, कितने का? 15 यूरो। चलो भाई कुछ है तो नहीं ना इस पर? चलो भाई 15 यूरो, वही लग ही रहा था मुझे, 1515 कर रहा था वो। तो भाई एंट्री हो चुकी है मॉन्टेनीग्रो में, ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। मैं तो कर चुका था, मतलब ये भी कर चुका था, बट बाय डॉक्यूमेंट्स अब एंटर कर चुके हैं। ये हमारी कंट्री नंबर 9 है अगर बाय रोड देखा जाए, अगर ईरान से कैलकुलेट किया जाए तो, और अगर वैसे देखते हो तो 10 है, बट भाई हम तो 9 ही बोलेंगे क्योंकि दुबई को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। स्कॉर्पियो को हमारी रोड टू लंदन की ट्रिप है, उसके अंदर ये कंट्री नंबर 9 है, और होपफुली ये यूरोप एग्जिट करते करते, जैसा कि मैंने बताया, ये नंबर हो जाएगा 20+। चलते हैं भाई, बहुत गर्मी है। होपफुली वेस्टर्न यूरोप में अच्छा मौसम मिले, क्योंकि जो लोग मिल रहे हैं ना यहाँ पे, काफी सारे ट्रैवलर्स हैं यार पूरे यूरोप में। मैंने देखा है ना कि काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड भी, बट वो लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में कोई बॉर्डर इतना ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा बसेस आती हैं, सारे पैसेंजर उतरते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और एंट्री ले लेते हैं दूसरी कंट्री में। तो बाय रोड बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने बताया कि वेस्टर्न यूरोप में भी थोड़ा बहुत है अच्छा मौसम। जब तक हम लोग एंटर करेंगे 1 महीने बाद, तो 1 महीना मतलब कि 10-15-20 दिन बाद, मतलब आज 8 तारीख है तो 13 तारीख को हमें एग्जिट करना है, 14 तारीख को हम लोग यूके में होंगे भाई, ठीक है। 13 तारीख तक हमारा वीजा है, तो 1 महीना एग्जैक्ट देखा जाए तो लगभग 5 दिन बचा है हमारे पास यूरोप में। बट सब कुछ डिपेंड करता है बोस्निया में वीजा का क्या सीन होता है, लगता है नहीं लगता है, क्या पता एक दिन एक्स्ट्रा भी हो जाए, क्या पता हम पहले भी निकल जाए अगर वीजा मिल जाता है तो। अल्बेनिया में एंट्री एग्जिट का स्टैम्प नहीं मारा गया था, बट मॉन्टेनीग्रो में लगा दिया है भाई स्टैम्प एंट्री का। एग्जिट के टाइम पे भी लगवाना पड़ेगा, डेट देखो कैसा लिखा हुआ है फॉर्मेट में। और यहाँ पे भी ये बता दिया इन्होंने कि गाड़ी से एंटर किया हमने, तो लगभग यूरोप में या फिर यूके में भी जब हम एंटर करेंगे तो लगभग कुछ ऐसा ही स्टैम्प लगेगा कि गाड़ी से एंटर एग्जिट किया है हम लोगों ने। नहीं मतलब एग्जिट का तो फ्लाइट से ही लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लाई करके निकलेंगे हम लोग, बट एंट्री का ऐसा ही कुछ लगेगा। वैसे एक चीज़ है भाई, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, जब से हम लोग ईरान से निकले हैं ना, तब से कहीं भी ऐसा ट्रैफिक या इतना कुछ खतरनाक वाला नहीं मिला। क्योंकि टर्की में भी आपने देखा था एक जगह लेफ्ट साइड में बहुत लंबा जाम लगा था, 150-200 किलोमीटर का, वहां पे भी नहीं फंसे हम लोग। बॉर्डर पे भी जब हम लोग जिस तरफ से दूसरी कंट्री जाते हैं ना, ऑपोजिट साइड पे जरूर जाम लगा रहता है, बट हमारी साइड हमेशा खाली रहता है। लो भाई मॉन्टेनीग्रो के सड़कों पे भी आ चुकी है स्कॉर्पियो, और पूरा पहाड़ी रास्ता है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी। और ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ना, कहाँ गया, मतलब जो लेफ्ट में ये है, पहले मुझे लग रहा था कि ये सी है, मतलब ये समुद्र का पानी है, बट ऐसा नहीं है, लेक है भाई बहुत बड़ी। बट फिर भी मॉन्टेनीग्रो का कुछ पार्ट आपको सी शोर के बगल बगल में मिलता है। वर्ल्ड मैप जाके चेकआउट कर लेना, वरना मैं स्नैपशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पे, देख लेना। पर व्यू देखो भाई सामने, ओए होए होए होए,
और वैसे दिखाऊँ ना अगर वर्ल्ड मैप तो भाई एकदम डाउन साइड पे है अभी हम यूरोप के, और अब हम लोग जो ट्रैवल करेंगे ना वो करेंगे हम नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। तो उसके बीच में फिर हमारे ये जो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारी कंट्रीज आएंगी। तो अब हमें कोई भी सी शोर या फिर बीच वगैरह नहीं मिलेगा अगर हम बोस्निया में बीच नहीं जाते हैं तो। बट बोस्निया में हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो क्या पता हम लोग जाके वहाँ पर भी 1-2 दिन स्टे करें। पोर्टगोरी का लोकेशन डाली थी, शायद सिटी सेंटर लेके जा रहे हैं, सिटी स्क्वायर, बट लग तो बड़ा कोल्ड सा प्लेस रहा है यार, ये कुछ है ही नहीं यहाँ पे। वैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारे हैं पोर्टगोरिका में, क्योंकि कैपिटल है ये यहाँ की, मतलब मॉन्टेनिग्रो की, बट स्टिल अभी सारा रेजिडेंशियल एरिया ही दिख रहा है। चल के दिखाते हैं कुछ होता है तो। बाय द वे यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी अभी सर्च किया, बट उसमें डिशेस मैंने देखी तो इंडियन मतलब वेजिटेरियन डिशेस नहीं है, तो खाया नहीं है सुबह से, मतलब वही खाया था मैंने जो पैक कराया था, वो भी ज़्यादा नहीं खाया, इतना कुछ खास नहीं था। तो एक बार ही सोच रहे हैं चल के इंडियन रेस्टोरेंट ही चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। ये रहा भाई रेस्टोरेंट, मसाला आर्ट करके नाम है रेस्टोरेंट का। आने से पहले ही देख लिया था वैसे मैंने, हमें लग रहा था बंद है कि चारों तरफ एकदम ही जंगल जंगल सा है, बट है भाई वेजिटेरियन डिलाइट भी है। चलो मुझे लगा था वेजिटेरियन नहीं है। आप भी शेफ हो यहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो भैया मिल रहे हैं यहाँ पे। तो भैया राजस्थान से, हम पूरा राजस्थान घूम चुके हैं, आपको पता है, पूरा राजस्थान कवर किया था हमने बाइक से। बढ़िया खाना है ना? तो प्रॉपर इंडियन मिल नहीं पा रहा अभी तक, हर जगह ढाबे वाला का, मतलब एकदम होटल वाला मिल रहा है, ढाबे वाला खिला दो। ढाबे वाला आप ही बनाते हो कोई और भी है? हम ही सर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, राजस्थानी हाथ से खाना खाने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा सा मेन्यू है भाई मसाला आर्ट रेस्टोरेंट का। प्राइजेस देख के बताता हूँ आपको। वेजिटेरियन का है, क्योंकि मुझे ये नॉन वेज का ना आइडिया नहीं लगा पाता मैं कि कितना होना चाहिए। वैसे तो पता है जो इंडिया का रेट है, और बाहर भाई ऑब्वियसली महंगा ही मिलेगा। जैसे वेजिटेरियन ही रहा, ठीक है, तो वेजिटेरियन की सारी डिशेज़ 8, 9, 7 यूरो, मतलब लगभग 7-8 यूरो की हैं। तो वही मान लो 700-800 रुपये प्लेट, तो थोड़ा तो महंगा है ऑब्वियसली। नॉन वेज भी दिखाऊँ तो नॉन वेज कहाँ है, ये रहा भाई नॉन वेज। तो नॉन वेज भी 800-900 रुपये है, ठीक है नॉन वेज भी। भाई ब्रेड्स तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं यार, देखना। एक तवा फुल्का मैंने कहा खाऊंगा 500 रुपये का, लगभग 490 रुपये। भाई बहुत महंगा है। रोटी एक खाएंगे बताओ 500 की हम। नान कितने का है? नान तो दिख ही नहीं रहा ना ब्रो। इंडिया में लस्सी तो मिलती है भाई, बट पूरे यूरोप और टर्की में भी, खासकर ईरान में भी बोलूँगा भाई, मैंगो लस्सी के बड़े दीवाने हैं सारे। तो मैंने भी मंगा ली है, बट इसके ऊपर शायद ये थोड़े पता नहीं नट्स डले हुए हैं, मे बी। देखने में तो ठीक ही लग रही है। लेट्स ट्राई करके देखते कैसी है। बढ़िया हो रही है भाई। काजू बादाम भी डले हैं भाई। ये मसाला चाट भी मंगवा ली है, देखते हैं कैसी है। दिस इज कचौड़ी, दिस इज आलू, दिस पापड़ी। ओके ओके भाई, नो डाउट एक नंबर हो रखी है चाट, एकदम लग रहा है इंडियन टिक्की। वही टेस्ट, वही मसाले। मैं तो यही पूछ रहा था, ये मसाले वगैरह यहाँ के हैं कि इंडिया के? तो कह रहे इंडिया के ही है, इटली के, मतलब बाया इटली आते हैं, इंडिया से इटली जाते हैं, फिर इटली से फिर यहाँ आते हैं। एकदम पापड़ी, मतलब इंडिया की जो ठेले पे मिलने वाली चाट होती है ना, एकदम वैसे। लो भाई आ गया है वही अपनी एज़ यूजुअल कढ़ाई पनीर। दिखने में तो ठीक लग रही है, बाकी खा के टेस्ट करके बताता हूँ। और इसने मंगाया है बटर नान, मेरा गार्लिक नान, इधर राइस, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री दाल मखनी है ना? दाल मखनी। ओके, अच्छा अच्छा। टेस्ट करके बताता हूँ भाई कढ़ाई पनीर कैसी है। टेक्सचर वगैरह तो अच्छा लग रहा है यार। अच्छा है, बट यार नान नहीं मिल पाता इंडिया जैसा ना, नान में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ ही जाता है। चलो भाई खाना वाना हो गया है। वैसे आज ज़्यादा वेस्टेज नहीं हुई, बट नान थोड़े अजीब से थे, मोटे मोटे से, इस वजह से थोड़ा वेस्ट हो गया। बाकी बिल आता तो बताता हूँ कितना आया। पेट ज़्यादा भर गया है। अब होटल ढूंढना है, एक बार इनसे पूछता हूँ कि होटल कहाँ लेना सही रहेगा, सिटी सेंटर में जाया जाए कि यहीं ले लिया जाए, क्योंकि 7 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो रात को ही निकलेंगे हम बाहर, और ज़्यादा देर के लिए निकलेंगे नहीं। तो अब सिटी सेंटर में ढूंढ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जहाँ मिले वहीं लेके स्टे कर लेंगे, रात को थोड़ा बहुत निकल के दिखा देंगे। तो बिल लगभग आया है भाई 31.40 यूरोज़ का, तो वही लगभग 3100 के आसपास। तो ठीक है। होटल अपार्टमेंट पता कर रहे थे अभी तक बैठ के रेस्टोरेंट में, तो उनके फ़ोन से मैंने देखा, बट कुछ समझ नहीं आया, मतलब महंगा मिल रहा था। तो Booking.com से एक देखा है, बुक कर दिया। यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर है। मैंने बुक भी कर दिया, ध्यान नहीं था पार्किंग देखना, बट चल के वो पार्किंग पूछते हैं। अगर पार्किंग है तो ठीक है, क्योंकि भाई वो अभी नई प्रॉपर्टी है वो Booking.com पे। तो दिखने में तो बहुत अच्छा है अपार्टमेंट, और है भी बहुत सस्ता जैसे इसके अपार्टमेंट के रेट देखा जाए तो सस्ता है। तो होगा तो बुकिंग तो हो ही रखी है, वहीं लगा देंगे, बस पार्किंग चाहिए। तीखी धूप है भाई बाहर। वो भैया कह रहे हैं कि थोड़ा शाम में, हाँ राइट, थोड़ा शाम में जाके क्राउड निकलता है बाहर अभी गर्मियों के सीज़न में। तो है वैसे यही आसपास ही सारा सिटी स्क्वायर, यही रेस्टोरेंट के पास ही है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो होस्ट से बात हो गई है, वो कह तो रही है कि रेडी हो रहा है अभी अपार्टमेंट। बाकी अभी पहुंच जाते हैं लोकेशन पे, देखते हैं। पहले लिखा तो होगा उसके अंदर कि पार्किंग अवेलेबल है, और इसी अगर प्राइस में अगर पार्किंग मिल गई तो फिर ठीक है भाई, वरना महंगा पड़ जाएगा।
इसी गली में है भाई कहीं पे, यहीं लगा ले। देखना पड़ेगा, इसके ओनर ने बोला है कि वो आउट ऑफ सिटी है, तो फिर वो किसी को केयर टेकर को भेज रही है अभी, बट लगेगा आधा घंटा हो गया। इन्हीं में से कोई सा घर है भाई। व्हाट्सएप पे बात कर तो रहा हूँ मैं इनसे, तो फिर मैंने वीडियो बना के भेजी है अभी इन्हें। ठीक है, अब पता नहीं कौन सा है। कह तो रही है वो कि इन्हीं में से एक अपार्टमेंट है, और वो कह रही है हमारी ग्रैंड मदर का हाउस था वो, तो इस वजह से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं अभी आई हूँ और उसको पूरा रेनोवेट किया गया है, बट छोटा सा घर है, उन्होंने बोला पूरा अपार्टमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या मतलब भाई, छोटा हो बड़ा हो रूम चाहिए, और 2 रूम का अपार्टमेंट है। अच्छा है, मतलब पिक्चर्स में तो अच्छा दिख रहा था। लेट्स सी कैसा होगा। आगे शायद बीच भी है भाई, 2-3 बंदों को मैंने देखा आगे से आ रहे थे गोप्रो वगैरह लेकर नहा के। तो ये तो बोले भाई इट्स द फर्स्ट वन, रेड वन, तो यही है रेड वन। भेज दिया फ़ोटो, देखते हैं। ठीक तो लग रहा है। चलो घर ही मिल गया भाई आज के लिए, देख रहे हो पूरा घर हमारा। पहले कंफर्म हो जाए फिर बताता हूँ। उस तरफ तो बड़ी पतली गलियाँ थी भाई, यहाँ थोड़ी चौड़ी गली है, तो ये कह रही है कि उसके सामने कहीं भी पार्क कर सकते हो आप, तो यहीं लगा देंगे। चौड़ी लग रही है इस तरफ, वहाँ पे लगा दे, वहाँ पे उस तरफ दबा दे कोने में। वो बोल रही है गेट तो बाहर वाला अनलॉक्ड है, बट अंदर का लॉक्ड है। हाँ लॉक्ड है भाई अंदर का, तो ठीक है यार, बढ़िया सा लग रहा है, अलग सी फील है यहाँ पे। होटल वाली नहीं, घर वाली फील आ रही है देख के तो। प्रॉपर भाई आज एक फॉरेन कंट्री में घर में रुकने वाले। हम सोचे घर हुआ करता था उनकी ग्रैंड माँ का। ओनर तो आ गए हैं भाई अपार्टमेंट के, बट उनको चाहिए कैश, क्योंकि कार्ड मशीन ऑब्वियसली कोई ओनर कैरी नहीं करेगा, इसीलिए मैं कैश निकलवाने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि सिटी स्क्वायर के पास मिल जाएगा, लगभग 200-300 मीटर है यहाँ से ATM। कैश निकालते हैं, और ज़्यादा ही निकाल लूँगा यार, क्योंकि पूरे यूरोप में लगभग यूरोस चलते ही हैं, तो हम लोग हर दूसरे दिन यूरोस निकाल रहे हैं। ट्रांजेक्शन फ़ी अलग से लगती है, हमारा ATM से अलग कटता है, ठीक है, और जो हमारा कार्ड मतलब बैंक है वो अलग से काट लेता है, तो एक साथ ही ज़्यादा कैश निकाल लो, एक ही बार लगेगा जो आपका फ़ीस लगेगा आपके कार्ड की तरफ से, क्योंकि ट्रांजेक्शन अमाउंट के बेसिस पे ही ATM आपसे चार्ज करेगा, तो वो तो वेरी करता है, बट आपका जो बैंक है वो एक बार ही चार्ज करेगा सिर्फ। शाम के टाइम एकदम सुहाना मौसम हो जाता है भाई, देख रहे हो रोड पे लोग भी निकल आए। अभी तक खाली खाली लग रहा था, बट अब सही हो गया, बढ़िया। अब ATM कहाँ ढूंढूं यार। और यहाँ पे ये देखो साइकिल्स के लिए अलग से बना रहता है पूरा रोड, यहाँ पर साइकिल चला सकते हैं, फिर जो स्कूटर होता है वो चला सकते हैं। गाड़ियों के लिए अलग है, पैदल चलने वालों के लिए अलग है। एक तो पता नहीं क्यों इंटरनेट ही नहीं काम कर रहा है मोंटेनीग्रो में, मतलब चल रहा है पर बहुत स्लो है। तो ये रही भाई ATM मशीन। चलो, तो ज़्यादा पैसे भी नहीं अकाउंट में ऐड करने थे मेरे को, चलो जितने उतने ही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन भाई मेरे को इंग्लिश $70 निकाल लेते हैं, 70 यूरो सॉरी, तो 5 यूरो की फ़ीस ले रहा है भाई ये, लगभग 500 रुपये, तो ठीक है। अच्छा हाँ, ये 500 ऊपर ऐड कर रहा है ना, तो मैंने उसके चक्कर में कर दिया था। चलो 50 यूरो ही निकाल लेते हैं। नो, लो भाई 50 यूरो का नोट आ गया, ये पहले इनको दे देते हैं, इससे रेंट का तो हो जाएगा इनका जितना है पर नाइट का, बाकी कल निकालेंगे और क्या। काफी अच्छे अच्छे घर है भाई इस पूरी स्ट्रीट पे ना, बट जो हमने लिया है वो थोड़ा बाहर से दिखने में ऐसे ही है, बट अंदर से काफी अच्छा रेनोवेट करवा रखा है उन्होंने। चल के दिखाता हूँ अभी। वहाँ सामने खड़ी थी गाड़ी, बट अब प्रॉपर पार्किंग में लगा दिया। भाई इसमें ना इंडिकेशन आ रही है अभी भी, बार बार दिखाता हूँ आपको अलर्ट हिस्ट्री में। ये देखो 28 दिखा रहा है हवा। इसकी हवा भरवाई थी हमने, मतलब पंचर लगवाया था टर्की में, पंचर था भी नहीं। और पता नहीं क्या सिस्टम है इस वाले टायर का। ये वाली अब बोस्निया में दिखानी पड़ेगी। बोस्निया में अच्छा खासा स्टेज, जैसे कि मैंने बताया, तो बोस्निया में जितने भी पेंडिंग काम है ना, सारे के सारे हो जाएंगे भाई। और 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं देखा जाए तो, अगर एक्सप्लोर ना करना हो तो टाइम तो इनफ है वहाँ पे। बैग्स निकाल लेते हैं, फिर रूम टूर देता हूँ आपको। बढ़िया फ्लैट है, फ्लैट मतलब बढ़िया अपार्टमेंट है। ज़्यादा सामान निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर सब कुछ है भाई। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना पिट्ठू बैग निकालना है। उधर से तो पूरा बंद ही कर दिया मैंने। पानी की बोतल भी ले लेते हैं, चलो बाद में ले जाऊंगा पानी की बोतल। पानी हो गया, क्योंकि यहाँ इन्होंने पानी मारे होंगे गमले में, इसी वजह से। चलो जी, ये यहाँ का ओनर है। पहले पैर दबाइए फिर मिलेगी एंट्री। उठा के बाहर फेंक दूंगा ओनर को। तो भाई पहले अपार्टमेंट देखो यार, कितना शानदार है। ओए होए, मतलब बाहर देख के और अंदर देख के ना एकदम ही अलग है। लेफ्ट साइड में घुसते ही यहाँ पे एक किचन दे रखा है बढ़िया सा, टीवी भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक ये मेरा बेडरूम हो गया, और इधर वाला ये अनमोल का बेडरूम हो गया, ठीक है। और इधर राइट साइड में बढ़िया सा वॉशरूम है। यहाँ पर भाई लगभग आपको हर अपार्टमेंट में मिल जाएगा वॉशिंग मशीन, तो कपड़े वगैरह धोने हो तो धो सकते हो। हमारा सिर्फ आज का स्टे है, तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग कपड़े धोने वाले हैं, क्योंकि भी एडिटिंग रहती है भाई पूरी। तो यही है भाई अपडेट। गिटार भी रखा है भाई यहाँ पे, ये ले देखो जरा कितना आता है देखो। क्लासेस लिया मैंने सारे हैप्पी बर्थडे आता है ना। चल चल चल
काफ़ी अच्छा है वैसे, एकदम नीट एंड क्लीन रखा हुआ है भाई। अंदर एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। और ये टॉवल भी देखो कितना बढ़िया है, घर का एकदम, घर से ही लेके आए थे ये। तो बेसिकली ये जैसा बता रहे थे ना कि हमारी ग्रैंड मदर का घर हुआ करता था वो, अब हमने उसको रेनोवेट कर दिया पूरा और एयरबीएनबी पे देते हैं। तो यही वाला सीन है। तो सही यार, बढ़िया है। ऐसी ये अपार्टमेंट हर कंट्री में मिल जाए ना में, और इतना महंगा भी नहीं है, 47 यूरोज का पड़ा है। तो लगभग 4700 का, मतलब हाँ, मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह सब मिलाओगे तो 5000 के अंदर अंदर पड़ गया, इंक्लूडिंग पार्किंग। ठीक है, पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या है, जैसे कि मैंने बताया था। अब इसी में अगर हम 2 लोगों की जगह यहाँ 4 लोग होते तो भाई सोचो कितना वर्थ इट था, आराम से सो सकते थे 4 लोग यहाँ पे। सो हेलो गाइस, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं वाला, क्योंकि भाई जो सीरीज़ जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है ना, उसको बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे हम लोग। कल आके कल जब हम लोग यहाँ पर आए, हमारी हिम्मत ही नहीं थी भाई बाहर निकल के थोड़ा एक्सप्लोर करें। बट मॉन्टेनिग्रो आए हैं तो थोड़ा घूमना ज़रूरी था, इसी वजह से हमने डिसाइड किया भाई कि आज ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा 1-2 घंटा, ज़्यादा नहीं घूमेंगे, 1-2 घंटा एक्सप्लोर करके लंच करके उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है एक दूसरी कंट्री जो कि है बोस्निया। तो वो नेक्स्ट ब्लॉग अभी 2-3 घंटे बाद शुरू कर देंगे। तो यही है भाई अपडेट। चेकआउट का टाइम ऐसा कोई फिक्स नहीं है, उन्होंने बोला था कि आपको जब इच्छा हो तब चले जाना, ऐसा कोई आता नहीं है ज़्यादा। तो इसी वजह से 12 बज रहे हैं अभी लगभग, और बस निकलने वाले हैं अब हम। गाड़ी यहीं बाहर खड़ी हुई है, सामने वो अंकल कल अपना फार्मिंग कर रहे थे, उन्होंने वहाँ से पानी मारा पूरा रात को। कह रहे धुल देता हूँ मैं, तो पूरी चमका दी इस साइड से। तो पानी ले लेते हैं यार, यहाँ से प्यास लग रही है बड़ी तेज। तो भाई मैं का पानी ले लेते हैं, ये बंद पड़ा है, पता नहीं क्यों सारी दुकानें बंद है आज। यही हो रहा है हमारे साथ, जिस भी सिटी में जाते हैं जाके पता चलता है कभी इतनी दोपहर ऐसे से बंद है। अरे ले ले स्कूटर से चले वहाँ, वही तो कह रहा हूँ, पहले खाना खा लेते हैं, चल फिर आजा। ये आ गया स्क्वायर। तो ये है भाई यहाँ का सिटी स्क्वायर। ये जो सामने आप देख रहे हो, फव्वारा चल रहा है और यही पूरी जगह है। ऐसा कुछ हैपनिंग नहीं है यहाँ पे, कोई स्टॉल नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि सिटी स्क्वायर पे यूजुअली होता है आपको सोवेनियर्स वगैरह, खाने पीने की छोटी मोटी शॉप्स मिल जाएंगी। क्या पता शाम को, क्योंकि भाई संडे है, संडे को भाई लोग बाहर घूमने निकलते ही हैं, तो होपफुली शाम को थोड़ी भीड़ हो सकती है। बट हम लोगों को यहाँ से निकलना है भाई। आजा जुआ खेलते हैं, खेलेगा? आजा चल, वो लगाते हैं सट्टा, 1 करोड़ की। हाँ सट्टा खेलते हैं। बंद ही लग रहा है सब कुछ। पूरा होटल नहीं, होटल है खुला है शायद, नहीं पता नहीं यार, सब बंद है। इंडियन रेस्टोरेंट खुला हो भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, 1:30-2 बज गए हैं, कुछ नहीं खाया सुबह से। होटल्स बताओ अब दिख रहे हैं मैं ऐसे लिखे हुए, वैसे कहीं होते नहीं है। यूरोप में आपको दिखेगा नहीं कहीं पर लिखा हुआ होटल। अंटिल अनलेस आप बहुत बड़े होटल पे ना जाओ, छोटे मोटे अगर आपको डिसेंट प्राइस में होटल चाहिए भाई, तो उसमें होगा ही नहीं, मतलब बोर्ड वगैरह लगे ही नहीं रहते। ये सही है, यहाँ पे भाई प्रायोरिटी बहुत देते हैं पैदल चलने वाले लोगों को, मतलब रोक देंगे भाई, चाहे उनकी ग्रीन लाइट ही क्यों ना हो, और आप लोग गलत क्रॉस कर रहे हो ना तो भी वो रोकेंगे। ऐसे करना नहीं चाहिए भाई, ये सब देख के क्रॉस करनी चाहिए। कहीं सच में कोई आ रहा हो, इधर उधर ध्यान हो, उड़ा के निकल जाएगा। सामने एक छोटी सी शॉप खुली हुई दिख तो रही है, पानी मिल जाए, मुझे लग रहा है सोवेनियर मिल जाएंगे यार, बुक्स वगैरह रखी है शायद मिल जाएंगे। मिल गया तो मज़ा आ जाएगा भाई, क्योंकि सोवेनियर नहीं लिया अभी तक हमने। इसमें तो फिर भी सब जगह से ले लिया, बट मेरी 1-2 कंट्री मिस हो गई है बीच में, जहाँ से सोवेनियर मैं ले नहीं पाया। बट वहाँ से मेरे पास कुछ ना कुछ और था, तो इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाना चाहिए, कुछ तो मिल जाएगा, पोस्ट कार्ड नहीं तो आइसक्रीम ही ले लेते हैं यार, कुछ नहीं मिला। दिस वन इज चोको, एप्पल है नहीं है, हाँ ये है डार्क चॉकलेट, बढ़िया। ओके फाइन, दिस वन हाउ मच भाई? आइसक्रीम 100 रुपये की है, बताओ। नहीं 200 की, देखते हैं नहीं है भाई, मुझे लग रहा है 200 की है। टोटल 200 की है दोनों। ओके दिए ये देख भाई, कितने हैं भाई गिनो? 10 सेंट्स है वो, हाँ चिल्लड़ है वो। 200 की आइसक्रीम है। कुछ खुला तो मिला नहीं भाई, वापसी जा रहा हूँ मैं, गाड़ी लेके आता हूँ, अनमोल वहीं पे बैठा हुआ है। इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे भाई दूसरी कंट्री। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। बहुत छोटा सा व्लॉग है बट कोई दिक्कत नहीं, एक दिन के लिए माफी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।